हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ के कणों के गुण, पदार्थ की अवस्थाएं एवं उन अवस्थाओं में आपसी परिवर्तन को पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 चैप्टर 1 में जो बाकी था वाष्पीकरण टॉपिक, उसके बारे में पढ़ेंगे। वाष्पीकरण टॉपिक कवर करने के बाद हम लोग इस बुक में दिए गए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। साथ में इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण शब्दावली जो वर्ड होते हैं जैसे कि इवापोरेशन, ऊर्ध्वपातन, इसको संक्षेप में रिवाइज कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक वाष्पीकरण, जिसे अंग्रेजी में इवापोरेशन बोलते हैं। वाष्पीकरण का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका अर्थ होता है वाष्प और ईकरण। ईकरण मतलब प्रोसेस, तो वाष्पीकरण मतलब वाष्प बनने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। एकदम आसान भाषा में हम आपको यही बता सकते हैं कि वाष्पीकरण क्या है। तो वाष्प बनने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, जिसे हम लोग इवापोरेशन करते हैं। ये जो वाष्पीकरण और एक बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, ये दूसरा वर्ड है क्वथनांक, जो कि डे टू डे हम सुनते रहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और इसमें और उसमें अंतर क्या है, ये भी बात जानने लायक है कि क्वथनांक में और इवापोरेशन में क्या अंतर है। तो इसका हम एक सिंपल वे में हम इसको समझते हैं कि वाष्पीकरण के लिए हमको बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि क्वथनांक के लिए हमें बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या तो हमें उसे स्टोव पे रखना पड़ता है, उसे हीट प्रदान करना पड़ता है। वाष्पीकरण में ऐसा कुछ नहीं होता, हम उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ऐसे बाहर रख देते हैं और जल अपने आप वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ओके, आइए बुक के अनुसार हम उसको देख लेते हैं कि एनसीईआरटी बुक में, हमारे बीटीबीसी बुक दोनों सेम ही है। एज मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि बीटीबीसी बिहार टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी सेम है, वही चीज़ इसमें भी पढ़ना है। तो वाष्पीकरण को हम बुक में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक और देखिए, एक अंतर हमने अभी बताया कि वाष्पीकरण जो होता है उसमें बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, आपसी ऊर्जा से वो वाष्पीकरण करते हैं। आपस में गति करके, उनके कण गति करके उससे जो ऊर्जा रिलीज होता है उसी से वाष्पीकरण होता है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट में सब एनर्जी उसको बाहर से दिया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। पानी के बस अगर हम किसी बर्तन में पानी रखें तो उसके सतह पर ये प्रक्रिया चलती है, और वो प्रक्रिया अंदर के पानी से और सब कणों से ऊर्जा लेके फिर वो सतह पर आता है। सतह पर ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, फिर वो बाहर निकल जाता है, जिससे सब ठंडा हो जाता है। और ये एक सतही प्रक्रिया। जबकि क्वथनांक जो है वो समष्टि प्रक्रिया। अगर वो पानी गर्म हो रहा है तो पानी का हर जगह गर्म होगा। पूरा पानी, पूरा उस जार में, उस बर्तन में रखा हुआ पूरा पानी का कण उससे प्रभावित होगा क्वथनांक से। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि इसके लिए बाह्य एनर्जी किस में लगता है, किस में नहीं लगता है, और कौन सतही है, कौन ये पूरे चीज़ को प्रभावित कर, समष्टि है। एक सतही, एक समष्टि है। ठीक है, आइए हम बुक में देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण से पहले एक इंट्रो दिया गया है बुक में कि पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो नहीं, आवश्यक नहीं है। कि उसका एग्जाम्पल क्या है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में हम बाह्य ऊर्जा नहीं देते हैं। ठीक है, क्या आपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक के कोई द्रव वाष्प में अवस्था में बदल गया हो? हाँ बिल्कुल, हम लोग एक एग्जाम्पल इसमें दिया है, गीले कपड़े। गीले कपड़े अगर आप देखेंगे तो वो अगर हम बाहर उसको डालते हैं तो धीरे धीरे सूख जाता है। कैसे सूख जाता है, या पानी आप गिलास में छोड़ें, कुछ दिन बाद देखिएगा वो पानी गिलास में नहीं रहता, वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, ये सब वाष्पीकरण के उदाहरण हैं। वाष्पीकरण के अन्य उदाहरण भी आपको मिल सकते हैं। आप अपने दिमाग में सोचिए क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। एक तो है गीले कपड़े का सूख जाना। ठीक है, दूसरा हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, 3-4 एग्जाम्पल बताते हैं जो कि क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आगे के। हम आपको यहाँ पे भी दिया रहेगा कि क्या क्या आखिर एग्जाम्पल हैं उसके। पहला आपके गीले कपड़े बाहर डालते हैं, सूख जाता है। दूसरा एग्जाम्पल ये है, मटका का पानी जो होता है वो ठंडा होता है। क्यों होता है? वाष्पीकरण के कारण। तीसरा एग्जाम्पल है कि अगर स्टील के ग्लास में अगर हम ठंडा पानी डालते, फ्रीज का पानी डालते, तो गिलास के बाहर जो पानी के जो ड्रॉपलेट्स है, छोटे छोटे बूंदे हैं, वो सब क्यों जमा हो जाती हैं? क्योंकि वायुमंडल में हमारे जल वाष्प होता है और वो वहाँ कॉन्डेंस हो जाता है। ठीक है, ये एक तरह
से वाष्पीकरण से रिलेटेड नहीं है, बट ये एक टॉपिक है जो कि पूछा जाता है, संघनन में आ जाएगा, कॉन्डेंसेशन में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा, अगर आप देखेंगे कि और क्या क्या वाष्पीकरण के एग्जाम्पल हैं, वाष्पीकरण के बहुतों आपको एग्जाम, कूलर ठंडा हवा क्यों देता है गर्मी में, वो वाष्पीकरण के एग्जाम्पल है। वाष्पीकरण से ही नमक बनता है। अगर समुद्र का पानी समुद्र का पानी को इवापोरेट वाष्पीकृत करते हैं तो वहाँ नमक आ जाता है। तो वाष्पीकरण के आप डे टू डे भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए बुक में देख लेते हैं फिर से क्या लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होता है, ठीक है। हम पदार्थ के कणों के जो गुण बताए थे 3 गुण, उसमें से एक गुण ये भी है कि हम कण जो है हमेशा गतिशील होते हैं। 2 और गुण क्या क्या है वो आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो और गुण यही है कि हमेशा गतिशील होते हैं, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और कण जो है आपस में एक आकर्षण बल होता है, कणों के बीच में एक आकर्षण बल से वो जुड़े रहते हैं। हाँ, तो यहाँ हम बात करते हैं पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी नहीं रुकते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट है। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव, ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। अगर एक निश्चित तापमान रहे, नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही ले लीजिए, या 14 डिग्री, जो भी एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव, ठोस जो है वो एक नॉर्मल, उसके कण हमेशा गति करते रहते हैं, उसमें गतिज ऊर्जा होती है। गति कर रहे हैं क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा, इसलिए गति कर रहे हैं, या गति करने से उनमें गतिज ऊर्जा आ गई है। द्रव के सतह पर स्थित कणों के कुछ अंश में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। किसी में इतना गतिज ऊर्जा आ जाता है, गति करते करते, दौड़ते दौड़ते इतना तेज उसमें ऊर्जा और आ गया है कि वो सीधे छलांग लगा देते हैं, कहते हैं कि हम अब उड़ जा रहे हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ इस बुक में आपको वाष्पीकरण का परिभाषा दिया हुआ है, वाष्पीकरण की परिभाषा डिफिनेशन दिया हुआ है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, ठीक है। फिर इसको हम देखते हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। तो इसके 4 कारक हैं। 4 कारक में पहला कारक है सतही प्रक्रिया, सतही क्षेत्र। एक सतह क्षेत्र बढ़ रहा है, घट रहा है, उस पर वाष्पीकरण प्रभावित होता है। अगर सतह क्षेत्र को हम बढ़ा रहे हैं तो वाष्पीकरण की दर तेजी हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल यही है कि अगर आपको घर में मम्मी दे रही है साड़ी पसारने के लिए, आप साड़ी बाहर डाल रहे हैं, साड़ी को अगर हम ऐसे ही रख दिए बिना उसको फैलाए हुए, और दूसरा हम 2 साड़ी है, एक ऐसे ही रख दिए, दूसरा हम फैला के टांगे बाहर, कौन जल्दी सूखेगा? जिसको हम फैला के टांगे, ठीक है। और जो साथ में ऐसी बंडल वे में रख दिए हैं वो नहीं होगा, वो नहीं सूखेगा, ठीक है। तो इससे यही पता चलता है कि सतह क्षेत्र बढ़ने से आपका वाष्पीकरण भी तेज़ी से बढ़ता है, तेज़ी से होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो कारक है तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने से क्या होता है? वाष्पीकरण तेज़ी से होता है, क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा मिल जाती ज़्यादा, वाष्पीकरण तेज़ी से होता है। तीसरा पॉइंट है आर्द्रता में कमी। जब आर्द्रता, ह्यूमिडिटी किसे बोलते हैं? यहाँ डिफाइन किया गया है, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जो हमारे आसपास वायु है उसमें अगर पानी, जल वाष्प के कण मौजूद हैं, यानी आर्द्रता ज़्यादा है। जैसे बरसात के मौसमों में कहते हैं कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, पसीना ज़्यादा आता है, ठीक है, आर्द्रता ज़्यादा होता है। क्योंकि आर्द्रता किसे कहते हैं? वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को, जल वाष्प वायु में है उसको आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास में कि वायु में एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प होती है, ठीक है। जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। अगर आर्द्रता ज़्यादा है तो वाष्पीकरण घट जाता है, ठीक है। चौथा आपका हो गया वायु की गति। वायु की गति से क्या होगा? वाष्पीकरण बढ़ेगा या घटेगा? वायु की गति अगर तेज हो गई तो वाष्पीकरण क्या होगा? आप लोग सोचिए खुद ही, वाष्पीकरण बढ़ेगा, ठीक है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो जल वाष्प के कण हैं उसमें वो वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है, ठीक है। तो जल वाष्प की मात्रा घटेगी, वाष्पीकरण की मात्रा तेज होगी। तो 4 कारक आप फटाफट ध्यान में रख लीजिए। पहला है सतह क्षेत्र, दूसरा है तापमान, तीसरा आर्द्रता, और चौथा है वायु की गति, ठीक है। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है।
तो इसमें यही बताया गया कि अपने आप क्या होता है कि एक किसी बर्तन में आप पानी लिए, तो पानी का जो ऊपरी सतह है वो धीरे धीरे, उसमें एनर्जी है, वो धीरे धीरे अपना एनर्जी जितना था यूज़ करके वाष्पीकृत हो जाता है, तो उसका एनर्जी ख़त्म हो जाता है, तो नीचे के अन्य द्रव जो बचे रहते हैं नीचे में पानी सब, उससे वो द्रव लेकर और फिर वो वाष्पीकृत होता है। इससे क्या होता है कि नीचे वाले जो जल होते हैं वो ठंडा हो जाता है और धीरे धीरे ऊपर वाला जितना एनर्जी रहता है वाष्पीकृत होते होते सब वाष्पीकृत हो जाता है। खुले हुए बर्तन में, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, खुले हुए बर्तन में द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। ठीक है, अगर हम बर्तन खुला हुआ है तो उसमें वाष्पीकरण आपका हमेशा होते रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए, वाष्पीकरण के दौरान ऊर्जा अगर कम होता है ऊपर का लेयर का, तो उसको फिर से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आस पास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। उसके पास ऊर्जा कम हुआ तो अगल बगल से वो ऊर्जा ले लिया। इस तरह क्या होता है कि आस पास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। क्या कहता है, जितना कण था उससे उड़ गया, अब फिर क्या था, उसके पास ऊर्जा कमी हो जाता है, तो अगल बगल से ऊर्जा ले लेता है, वो उड़ जाता है और अगल बगल का जो भी कण है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक एसीटोन दिया गया है। एसीटोन जो नाखून के नेल पॉलिश हटाने के लिए जो द्रव यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। अगर एसीटोन आप अपनी हथेली में लेंगे तो आप एकदम गनगना जाएगा, हाथ एकदम ठंडा एकदम महसूस होगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ठंडा हम लोग को शीतलता यानी ठंडा ऐसा इसलिए महसूस होता है क्योंकि वो जो है वो लिक्विड है, वो वाष्पीकृत होने के लिए हमारे हाथ से एनर्जी लेती है कि उसको वाष्पीकृत होना है तो एनर्जी चाहिए जल्दी से, तो हमारे हाथ से लेती है ऊर्जा, हमारे हाथ से गर्मी लेती है, तो उसी को उसी के कारण ये हमें शीतलता महसूस होती है। दूसरा आपको एग्जाम्पल इसमें दिया गया कि खुले छत पर अगर हम पानी डालते हैं तो उसमें ठंडा क्यों महसूस होता है? इसीलिए होता है कि वो पानी जो है वो वाष्पीकृत होने के लिए गर्म जो सतह है छत का उससे ऊर्जा लेती है और वाष्पीकृत हो जाती है, और इससे क्या होता है कि ऊर्जा जो होता है छत का वो पानी के साथ उड़ जाता है और जो छत है वो ठंडा हो जाता है। फिर है तीसरा जो एग्जाम्पल दिया गया है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। ठीक है, पहला आप एसीटोन वाष्पीकरण का आप एग्जाम्पल देख रहे थे, एक एसीटोन का एग्जाम्पल देख लिए। दूसरा है कि छत पे पानी डालने पे छत ठंडा क्यों हो जाता है। तीसरा है कि गर्मी में हम सूती वस्त्र पहनते हैं। इसका जो कहते हैं ना कि कॉटन पहनना चाहिए, कॉटन का कपड़ा लो, कॉटन अच्छा होता है, गर्मी में हल्का कपड़ा पहनना चाहिए, इसका भी संबंध किससे? वाष्पीकरण से है। इसका एग्जाम्पल ये हमारे एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको कहीं और साइड बुक आप ले सकते हैं, नो डाउट, बट ये इसमें आपके एनसीईआरटी जो मेन बुक है उसमें भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, लिखा गया है। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है। ठीक है, शरीर में ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके कारण पसीना ज़्यादा होता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। तो ये तो हमारा बॉडी ऐसा कर देता है कि ठीक है पसीना है कि हमें शीतलता मिले, लेकिन हमें सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए? तो पसीना ज़्यादा आता है। ठीक है, पहला पसीना ज़्यादा आता है तो क्या होता है कि वाष्पीकरण, जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण में होता क्या है कि जो द्रव है वो आसपास से ऊर्जा लेते हैं और फिर उड़ जाते हैं, तो आसपास ठंडा हो जाता है। तो वही होता है कि जो पसीना आता है तो पसीना भी उड़ता है ना, तो हमारे शरीर से एनर्जी कहीं से लेता है फिर उड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा ठंडा लगता है। लेकिन अगर वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है तो हमारे शरीर को शीतलता हो जाती है। ये तो हुआ पसीना क्यों निकलता है, तो पसीना निकलता है वो वाष्प लेकर हमारे शरीर से उड़ जाता है तो हमारा शरीर थोड़ा ठंडा महसूस होता है। और जो सूती कपड़ा होता है, सूती कपड़ा वो जल अच्छे से अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जो पसीना निकला उसको अच्छे से अवशोषित कर लिया, और पसीना अवशोषित अच्छे से होता है तो अच्छे से जल वाष्प में वायुमंडल में उड़ पाता है जल वाष्प बनकर। इसी कारण हमें और अच्छे से ठंडक महसूस होती है। ठीक है, क्योंकि जल का अच्छा अवशोषक है सूती कपड़ा, इसीलिए हमें गर्मी में सूती कपड़ा पहनना चाहिए। आप लोग गर्मी में सूती पहनिएगा। चौथा उदाहरण आपका मिल गया ये, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल के बूंदें क्यों नजर आती हैं। ठीक है,
क्यों नज़र आती है, हम अभी थोड़ा देर आपको पहले बताए ही थे क्यों नज़र आती है, फिर इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, ठीक है, जल्दी ही बर्तन के बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नज़र आने लगती है। वायुमंडल में इस क्यों आती है, तो इसका भी एक्सप्लेन किया है यहाँ से कि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा, वायुमंडल में जितने भी वायु दिख रहे हैं लेकिन उसमें जल वाष्प भी रहता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, जल वाष्प की मात्रा, जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी से संपर्क में आकर कम हो जाती है, ठीक है, और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है जिसे जल की बूंदों के रूप में जो कि हमें जल के बूंदों के रूप में नजर आता है, ठीक है। ये हमारा हुआ चैप्टर समाप्त, ठीक है। अब आपने पूरा आप एक बार देख लीजिए हम लोग ने शुरू से क्या पढ़ा, एक बार हम एकदम शुरू से जाके एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग ने पूरे पहले के वीडियो और इस वीडियो में टोटल क्या पढ़ा है। ये चैप्टर हमारा था पदार्थ के बारे में। पदार्थ यानी जो भी वस्तु हम अपने आसपास देखते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बनी रहती है। पदार्थ के कण जो होते हैं उसके 3 अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। पहला कि उनके बीच रिक्त स्थान होता है, कण निरंतर गतिशील होता है और एक दूसरे को उसके कण आकर्षित करते हैं। इसी में हम विसरण के बारे में पढ़े थे कि विसरण क्या होता है, ठीक है, और वो गतिशील होती है जो उसके कण जो गतिशील होते हैं उसी कारण वाष्पीकरण भी होता है, ये जो कण का एक महत्वपूर्ण गुण भी है, ठीक है। फिर हम उसकी अवस्थाएं के बारे में पढ़े थे, ठोस कैसा होता है, द्रव कैसा होता है और गैसीय अवस्था क्या क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम अवस्थाओं में चेंज होता है कि नहीं परिवर्तन, तो तापमान और दाब के कारण आपस में चेंज होता है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस में चेंज हो सकता है, ये हम लोग ने पढ़ा था। फिर हम लोग ने गुप्त उष्मा पढ़ा था कि बर्फ पानी जो दोनों 0 डिग्री टेम्परेचर पे है लेकिन पानी में ऊर्जा ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि उसमें गुप्त उष्मा होती है। भाप से हमारा हाथ जल्दी जल जाता है, ठीक है, जैसे हम भाप और पानी दोनों सेम टेम्परेचर में, भाप से हमारा हाथ जल्दी जल जाता है, क्यों, क्योंकि भाप में गुप्त उष्मा ज़्यादा होती है। गुप्त उष्मा का डेफिनेशन यहाँ तो दिया हुआ है, क्योंकि गुप्त उष्मा उसमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेती है ना, उसके पास उष्मा ज़्यादा हो जाता है, कुछ ऊर्जा ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए उसे हाथ जल्दी जल जाता है। क्वथनांक के बारे में जिस तापमान पर कोई भी द्रव उबलता है उसे क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है। फिर वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, इसी जो ये डेफिनेशन दिया हुआ है इसी डेफिनेशन पे वाष्पीकरण की भी गुप्त उष्मा आप लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर दाब में परिवर्तन से भी होता है कि दाब में परिवर्तन कर रहे हैं तो गैस से हम लिक्विड में बना सकते हैं, जैसे कि LPG CNG गैस जो होता है वो लिक्विड हो जाता है। तीसरा एक है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन जो होता है वो एक स्टेट छलांग लगा देता है, मतलब कि ठोस से सीधे गैस में चेंज हो जाता है, द्रव जाता ही नहीं है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल एक तो नेफ्थलीन बॉल जो आप लोग बक्सा उक्सा में रखते हैं, छोटा छोटा जो बॉल जैसा होता है, और दूसरा है एक ड्राई आइस, शुष्क बर्फ बोलते हैं। ये देखिए शुष्क बर्फ, एग्जाम में आप BPSC के भी एग्जाम में देखिए शुष्क बर्फ पूछा जा चुका है कि शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं, तो ड्राई आइस किसे बोलते हैं, तो सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। ये जो है डायग्राम ये बहुत ज़रूरी डायग्राम है, ठीक है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जा रहा है, इसको करते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन आपका डेफिनेटली आने वाला है एग्जाम में कि ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन किसे कहते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि सब्लिमेशन इंग्लिश है, इसी को देवनागरी में लिख देगा, सब्लिमेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो ज़्यादा पूछता नहीं, बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी क्या पता किसी का भी दिमाग क्या सनक जाए। ऊर्ध्वपातन होता है कि डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तन हो गया और या गैस से ठोस में परिवर्तन हो गया, दोनों रिवर्स जो हो गया उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। फिर यहाँ वाष्पीकरण, इवापोरेशन आप जान ही गए, ठीक है। एक होता है संघनन। संघनन किसे कहते हैं, संघनन गैस से अगर द्रव में बदल रहा है, ड्रॉपलेट्स में, मतलब जैसे कि आप कुछ भी चीज़ खाना बना रहे हैं, कुछ भी चीज़ खौला रहे हैं, तो क्या करेंगे देखिएगा, पका रहे हैं सब्जी उब्जी, तो धीरे धीरे जो ऊपर का ढक्कन होता है उस पर छोटे छोटे बूंदे आ जाती है, तो क्या होता है कि जो गैस भाप बन के उड़ रहा है वो ऊपर वाले प्लेट में संघनित होकर द्रव में हो गया है, ठीक है। फिर वाष्पीकरण हो गया, संघनन हो गया, फिर हो गया जमना, द्रव से ठोस में, इसको जमना बोलते हैं। जमना जैसे बर्फ जम जाता है, बोलते ही हैं हम लोग आम भाषा में, इसको जमना बोल दिए। फिर ठोस से अगर द्रव में चेंज हो रहा है तो संगलन बोलते हैं, गल जाना, संगलन, ठीक है। तो ये हो गया आपका
ये डायग्राम आप बना सकते हैं। अगर अवस्था पूछा जा रहा है, पदार्थ की अवस्था है, तो ये डायग्राम मस्ट है आपका बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद इवापोरेशन जो हम लोग अभी पढ़े ही हैं। आइए हम लोग एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। शुरू से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर ही लिए, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है पहला, कहाँ गया, ये है क्वेश्चन। इसमें से बताना है कौन कौन पदार्थ है, ठीक है। कुर्सी पदार्थ है, वायु पदार्थ है, स्नेह पदार्थ नहीं है, गंध पदार्थ है क्योंकि वो एक पार्टिकल है, सूंघ रहे हैं जो। घृणा पदार्थ नहीं है, बादाम। विचार पदार्थ नहीं है, शीत पदार्थ है, शीतल पेय पदार्थ है, इत्र की सुगंध पदार्थ है, ठीक है। अब है कि गर्मा गर्म खाने कई मीटर दूर तक हम सूंघ लेते हैं, लेकिन ठंडा खाना आसपास जाना पड़ता है उसके लिए। तो क्यों ऐसा होता है? इसका कारण यही है कि जो गर्म करने पर, तापमान बढ़ने पर विसरण तेज़ी से होता है, उसका विसरण तेज़ी से होता है। यहाँ पे है ना, विसरण तेज़ी से होता है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है और विसरण तेज़ी से होता है, इसीलिए विसरण जो गंध है उसका वायु में विसरण तेज़ी से होता है और दूर तक फैल जाता है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, क्यों? इसका गुण कौन पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित करता है? इसीलिए कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है। कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। और ये तीन विशेषताएं हम तो इतना बार आपको रिवाइज कर दी हैं, तीन विशेषता। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें आते हैं, ये है, पहले ये घनत्व का डिफाइन ही कर दिया कि घनत्व किसे कहते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, इसको m/v बोलते हैं, द्रव्यमान और वॉल्यूम इसको डिवाइड करके आता है, ठीक है। हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं घनत्व किसे बोलते हैं। जैसे ये 4 डिब्बा है, ठीक है, या ये देखिए 3 डिब्बा है, ठीक है। किसी में पार्टिकल एकदम नज़दीक 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 नज़दीक, हम इसको बोलेंगे कि इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। किसी में ये दूर दूर है, इसका घनत्व तो उससे कम है, और दूर दूर है तो इसका घनत्व तो और कम हुआ, ठीक है। ये बेसिक आपको समझाने के लिए बोल दिया, डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन रट लीजिए, और कोई उपाय नहीं है। फिर हो गया कि इसको घनत्व को बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो इस आधार पे हम जो ये आपको बताएं, इस आधार पे वायु, चिमनी का धुआं, वायु और चिमनी के धुआं में किस में घनत्व ज़्यादा होगा? वायु मतलब नॉर्मल वायु, चिमनी का धुआं, वायु में क्या मिल गया है आपका? सॉलिड पार्टिकल, धुआं, धक्कर सब मिल गया है। तो कौन किस में घनत्व, किसमें ज़्यादा पार्टिकल हो? इसमें ना हुआ, वायु भी है और उसमें मिल गया है, कूड़ा कचरा भी मिल गया, तो ये इसका घनत्व तो ज़्यादा हो गया। ये वायु है तो वायु का कम हो गया। तो इसके आधार पे आप शहद, जल, चौक, रुई, लोहा में सबसे ज़्यादा घनत्व होगा, सॉलिड है, एकदम पैक्ड होगा। तो समझ रहे हैं, इसके आधार पे आप बना लीजिएगा। फिर है ये क्वेश्चन, पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। एक हम नोट्स देंगे, आपको टेलीग्राम चैनल शेयर कर दे रहे हैं, उसमें हम PDF दिए हैं, उसमें आपका ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम हैंड रिटन वे में लिख के आपको प्रोवाइड करा देंगे, आपको दे देंगे, आप उसको अपना लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। और वो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होगा उससे बहुत। गुणों में होने वाला अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। इसमें क्या करिएगा, सॉलिड, जैसे ये डायग्राम बनाया है ना सॉलिड, लिक्विड और गैस का, इस डायग्राम को बनाइएगा और उसमें एक एक ठोस, द्रव, गैस ऐसे करिएगा। और उसके बारे में हम आपको 5-5 पॉइंट बताए हैं पिछले वीडियो में, वो एक जगह लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर हो गया कि टिप्पणी कीजिए, दृढ़ता क्या होता है। जैसे महत्वपूर्ण शब्दावली बोले थे, दृढ़ता, सपिंडीयता, कॉम्प्रेशन कि कितना दब पाता है। फिर तरलता क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा क्या होता है, घनत्व क्या होता है, ठीक है। ये सब ये है, इसका डेफिनेशन हम आपको एक जगह प्रोवाइड करा देंगे। कारण बताए, कारण हम आपको बता रहे क्योंकि ये सब रटने वाला चीज़ है, इसमें समझाने वाला है नहीं, ठीक है। तो एक जगह आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ये कारण बताए, गैस पूरी तरह से बर्तन में भर देती है इस जिसमें इसे रखते हैं, क्योंकि इसका आकार निश्चित नहीं रहता, जिस आकार में डाले उस आकार की हो गई। इसका एग्जाम्पल यही है कि इनका आकार निश्चित नहीं रहता। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, हाँ, क्योंकि गैस एक पदार्थ है और गैस जो होता है उसमें उसका अपना पदार्थ है, उसका अपना द्रव्यमान होता है,
ठीक है, द्रव्यमान उसका होता है ना, इसीलिए दबाव डालती है, द्रव्यमान होता है, मास होता है उसका अपना। लकड़ी बेस ठोस कहलाती है। ठोस क्यों कहलाती है? ठोस के जितने गुण होते हैं वो गुण यहाँ गिना दीजिएगा 3-4, इसीलिए ठोस कहलाती है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन ठोस लकड़ी में नहीं, क्योंकि उसके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। हवा में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है कणों के बीच में। ठीक है, फिर हो गया ये चौथा आपका हो गया कि सामान्य ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व तो कम होता है। लेकिन हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यही कह रहा है कि हम तो कहते हैं कि ठोस है, ठोस का तो घनत्व ज़्यादा होता है, तो ठोस को अगर द्रव में डाला जाना चाहिए तो ठोस का घनत्व ज़्यादा है तो उसमें डूब जाना चाहिए। मतलब बर्फ़ जो है, बर्फ़ तो सॉलिड है और पानी जो है वो तो लिक्विड है, तो बर्फ़ हमको पानी में डालते तो बर्फ़ को तो एकदम अंदर घुस जाना चाहिए था। जैसे लोहा वोहा डाल दिए पानी में तो कील उल डाले तो पानी अंदर चला गया, लेकिन बर्फ़ क्या होता है ऊपर तैरने लगता है। क्यों तैरने लगता है? क्यों तैरने लगता है कि वो सॉलिड है, ठीक है, लेकिन उसके जो कण हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। जब जम जाता है बर्फ़ तो कण दूर दूर होते हैं, उनके बीच में हवा भरा रहता है, मतलब स्पेस रहता है, इसके कारण इनका घनत्व कम रहता है। सॉलिड देखने में है लेकिन घनत्व पानी के घनत्व से कम है। ठीक है, तो इसका हम PDF में हम अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखे, हम आपको यहाँ बस समझा दे रहे हैं, इसीलिए इसका घनत्व कम रहता है। ठोस अवस्था, बर्फ़ ठोस अवस्था में है, परंतु बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसीलिए जो बर्फ़ है वो जल पे तैरता है। ठीक है, क्या फिर आगे आते हैं, अवस्था में हो गया। फिर आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन, हाँ यहाँ क्वेश्चन है, हाँ देखिए यहाँ पे एकदम आपको मेन बता दे रहे हैं, C = डिग्री सेल्सियस = केल्विन प्लस 273। ठीक है, इसके आधार पर आप बैठाइए, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहे, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदल है। सेल्सियस, यहाँ केल्विन दिया हुआ है तो के की जगह ये लिख देना है। ठीक है, तो सेल्सियस निकालना है ना, तो के हो गया 300 के प्लस, एक मिनट सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, एक मिनट, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, इट्स माई मिस्टेक, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा। C = K - 273, तो यहाँ 273 में माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 10 में से 3 गया 7, 27 डिग्री टेम्परेचर आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं डिग्री सेल्सियस = K - 273, या आप इसको लिख सकते हैं केल्विन लिख के C + 273, ये फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिएगा, आप एक जगह लिख लीजिए, उस पर ये सब बैठा दीजिए, आपका सब आ जाएगा। ठीक है, क्या है C डिग्री सेल्सियस = K - 273। ठीक है, इसी के आधार पर आपको बैठाना है। जैसे कि ये लिखा है 250 डिग्री को किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है, तो यहाँ सेल्सियस की जगह 250 लिखिए। ठीक है, = K - 273, K = ये इधर चला जाएगा तो 250 + 273, इसको ऐड कर लीजिए, 3 हो गया, 7 5 12 हो गया, और फिर एक बचा, 2 2 4 1 5, 5 2 3 ये आपका केल्विन आ गया, ये केल्विन आ गया। ठीक है, केल्विन आपका आंसर हो गया। ऐसे करके आप सब सॉल्व कर लीजिएगा। जहाँ भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट आप कर सकते हैं जहाँ भी आपको डाउट हो। फिर है, इसको आप चेंज कर लिए, इसको चेंज कर लिए। किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? गुप्त ऊष्मा के कारण। ठीक है, क्योंकि वो आपस के कणों में आपस का जो आकर्षण, जो कणों के बीच आकर्षण बल है, उसको तोड़ने में वो ऊर्जा का प्रयोग होता है, इसीलिए वो तापमान स्थिर रहता है। ऊर्जा जो है, लेकिन ऊर्जा तो मिलता है, ऊर्जा तो बढ़ जाता है, लेकिन तापमान नहीं दिखता नहीं है, वो गुप्त हो जाता है। वायुमंडल में गैसों के लिए गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। ये नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके सूझबूझ पर है, आप अगर कुछ दिमाग लगा सकते हैं लगाइए और भेजिए।
फिर आता है आपका ये क्वेश्चन कि गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों होता है? क्योंकि इवापोरेशन, वाष्पीकरण इसका आंसर है। वाष्पीकरण के कारण जो हवा है, पानी जो है वो उड़ जाता है हवा में, इसीलिए गर्मी में वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। भगवान ऐसा बना दिए हैं कि कुछ ना कुछ उसमें ला दिए हैं कि आपको थोड़ा राहत मिल सके। गर्मी में वाष्पीकरण ज़्यादा होगा जिससे आपको ठंडा महसूस होगा। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? क्योंकि घड़ा है, घड़ा का अंदर पानी, ये रिश्ता है बाहर, रिश्ते का बाहर, तो बाहर पानी आया, तो बाहर पानी आके उसको वाष्पीकरण होना, बाहर पानी आ गया है बाहर के टेम्परेचर में, तो वाष्पीकरण तो होना ही होना। वाष्पीकरण होना, बाहर का ऊर्जा कम हुआ तो क्या कर रहा है, अंदर के पानी से वो ऊर्जा ले रहा है और फिर बाहर उड़ जा रहा है। तो अंदर के पानी से ऊर्जा लेते जा रहा है, उड़ते जा रहा है, इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे पूरा ठंडा हो गया एकदम से, क्योंकि इसका सारा ऊर्जा बाहर वाला लेयर लेके उड़ जा रहा है। एसीटोन हाथ पे डालने पे ठंडा क्यों रहता है? हम लोग अभी तुरंत पढ़े। कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी पाते हैं? क्योंकि सतह बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और वाष्पीकरण जल्दी होता है, तो चाय जो है जल्दी ठंडा हो जाता है, इसीलिए जल्दी पी पाते हैं। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि वो जल को आसानी से सोख लेता है और वो वाष्पीकरण में सहायता देता है, जिससे हमें शीतलता महसूस होती है, जिसके कारण हमारे शरीर को, ठीक है। यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, ये 5 अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया गया है कि ठीक है, ठोस द्रव गैस 3 तो हैं ही, एग्जाम में आएगा तो आप ठोस द्रव गैस 3 ही अवस्था लिखिएगा। ये एक्स्ट्रा नॉलेज, फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बताया जा रहा है कि एक अवस्था प्लाज्मा है, दूसरी अवस्था बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो कहाँ, ऐसे तो नहीं पाया जाता है, ऐसे तो सूरज के अगल बगल एरिया में पाया जाता है, सूर्य चंद्रमा के पास जहाँ अत्यधिक ऊर्जा होती है वहाँ पाया जाता है। ऐसे फ्लोरेसेंट ट्यूब आप देखोगे, नियॉन बल्ब होता है, उसके अंदर ये पाया जाता है जब वो गर्म हो जाता है तब, ठीक है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है, उच्च तापमान के कारण तारों में प्लाज्मा बनता है, ठीक है, इतना ठीक है। ये बस ये है कि 5 स्टेट रहता है, एक प्लाज्मा बोस आइंस्टीन भी स्टेट पाया जाता है। फॉर एक जनरल इन्फॉर्मेशन एक रख लीजिए, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये लोग खोज नहीं किए थे बोस आइंस्टीन, ये लोग कहा कि ऐसा एक और भी अवस्था है पदार्थ का, ठीक है, जिसको बाद में 2001 में अमेरिका के ये 3 जो लोग हैं वैज्ञानिक हैं, इन तीनों लोगों ने इसकी खोज भी की है, जिसके लिए नोबेल प्राइज़ में मिला है, ठीक है। ये जो होते हैं इनका बहुत कम घनत्व होता है, बहुत कम तापमान पे ये पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा बहुत अधिक तापमान में पाया जाता है, बोस आइंस्टीन बहुत कम तापमान पे, ये सब हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका ये दिया हुआ है वाष्पीकरण और क्वथनांक के बीच डिफरेंस दिया है कि ये समष्टि परिघटना, ये सतह की परिघटना वाष्पीकरण जो हम आपको बता रहे थे, और इसके बारे में दिया, अगर डिफरेंस लिखने के लिए बोला तो आप लिख सकते हैं। फिर है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ये दिया है कि डायरेक्ट ठोस से द्रव परिवर्तन, ठोस से द्रव परिवर्तन हुए बिना गैस में परिवर्तन हो जाना उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। यहाँ ये आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी हम मात्रक हम लोग पढ़े हैं वो दिया हुआ है कि तापमान का मात्रक आपसे पूछ देगा कि एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक तापमान का क्या है, तो आप डिग्री सेल्सियस मत लिख दीजिएगा, केल्विन है, ठीक है। लंबाई मीटर जानते ही हैं, किलोग्राम वेट जानते हैं, भार न्यूटन, भार और सहती दोनों में अंतर है। भार अगर पूछे तो न्यूटन लिखिएगा, और सहती या द्रव्यमान पूछे तो आप लोग किलोग्राम लिखिएगा। आयतन घन मीटर, घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर, दाब पास्कल, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। यहाँ आपको बता ही चुके, देखिए यहाँ हम लिखे ही हैं, ये हम गलत लिखे हैं, ठीक है, यहाँ माइनस होगा, इसको बदलना है, आप लोग इस आधार पे रखिएगा, बदल जाएगा, ठीक है। फिर है नैप्थलीन बॉल जो है वो कुछ समय बाद ठोस अदृश्य हो जाता है, क्योंकि उसका ऊर्ध्वपातन होता है, वो धीरे धीरे सॉलिड से गैस में बदल जाता है। हमें इत्र की गंध बहुत दूर तक क्यों हुए भी पहुंच जाती है? क्यों? विसरण के कारण, ठीक है। इसका कारण क्या है? विसरण, और विसरण कारण दे के विसरण को एक्सप्लेन कर दीजिए, ऊर्ध्वपातन दे के उसको ऊर्ध्वपातन को एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। फिर है कि बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार, कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार इसको व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, जो ज़्यादा आकर्षण बल ज़्यादा किस में होगा? जो एकदम नज़दीक होगा ना उसमें आकर्षण बल ज़्यादा होगा, और जो थोड़ा दूर होगा ना उसमें आकर्षण बल कम होगा।
चीनी का क्रिस्टल लीजिएगा। हम आपको पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में कि चीनी का हम क्रिस्टल के आधार पर बोलते हैं कि सॉलिड है कि गैस है। ये गैस है, तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। हम इतना पढ़ाए, हमको इतना विश्वास है कि अगर मेरा वीडियो आप पूरा देखे हैं तो आप ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से जो हम समझा रहे हैं ये अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। आप अच्छे से लिख लीजिएगा, इसका सब नोट्स तैयार कर लीजिएगा, सब क्वेश्चन से लिख लीजिएगा, क्योंकि हमें विश्वास है अपने तरफ से अच्छा पढ़ाया है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। तापमान में जल के भौतिक अवस्था क्या है? ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो जल जो है वो ठोस भी होता है, द्रव्य भी होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है ये ठोस भी होगा, सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड भी होगा और गैसीय अवस्था में भी पाया जाएगा। और 25 डिग्री सेल्सियस समझ ही रहे हैं, 100 से कम है यानी लिक्विड ही होगा। पुष्टि करें, जल कमरे पर तापमान द्रव क्यों रहता है? लोहे के अलमारी कमरे तापमान पे ठोस क्यों रहता है? ठीक है, क्योंकि उसी कमरे पे जो आकर्षण बल है उतना ही रहता है कि वो जल बन सके। इसका हम लिखे क्वेश्चन आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल हम लिंक दे देंगे, उसमें दिया हुआ है। 273 पर बर्फ को ठंडा करने पर जल इसी तापमान ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? ठीक है, गुप्त उष्मा उसमें ज़्यादा रहता है इसी कारण, या गुप्त उष्मा उसमें कम रहता है। उबलते हुए जल भाप में जलने की तीव्रता अधिक क्यों होती है? ये भी गुप्त उष्मा का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आते हैं इस पे, ये आपका यहाँ पे आपको बताया गया कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस कैसे, तो ऊपर में हम लोग पढ़ चुके हैं और मुझे आशा है कि आप ये अपने से भी कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। एक और चीज़ बच जा रहा है, हाँ MCQ बच जा रहा है, उसको भी हम इसमें सॉल्व करा देते हैं। देखिए वीडियो में जिसको आगे बने रहना है, MCQ देखना है, वो साथ में मेरे बने रहे। ये MCQ है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में MCQ से भी 50 नंबर के MCQ आते हैं, तो MCQ एक बार सॉल्व कर लीजिए जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, इसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। आप बताइए, निम्न में से कौन से पदार्थ का मौलिक गुण है? पदार्थ का मौलिक गुण हम आपको बता चुके हैं पदार्थ का, कि पदार्थ का अपना द्रव्यमान होता है और उसका अपना आयतन होता है। ए, पदार्थ के कण क्या होते हैं? ये चारों ऑप्शन है। अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनमें से सभी। ये तीनों पॉइंट है तो इनमें से सभी होगा। पदार्थ में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 मत लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, बस जान जाइए, लिखना है 3 ही। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ के गुण नहीं हैं? पदार्थ के कौन से गुण नहीं है? घनत्व, पदार्थ में घनत्व होता है, डेंसिटी हम लोग पढ़े तो है। कॉम्प्रेशन, पदार्थ मतलब सॉलिड लिक्विड गैस सब पदार्थ है। सपिंडीयता होती है, क्या हम उसे दबा पाते हैं या नहीं दबा पाते? मतलब हम दबाव उसका देखते हैं कि दबा पाने लायक है कि नहीं है, तो हाँ देखते हैं, कोई दब जाता है तो कोई नहीं दबता, तो ये पदार्थ के गुण होते हैं। विसरण होता है, ये भी है। तो कौन सा नहीं है? तरंगदैर्ध्य नहीं है। ठीक है, हाँ, तो 5वां क्वेश्चन हो गया कि किसकी स्पंदीयता सबसे कम होती है? कौन बहुत कम दबा पाते हैं? किस में दबाव बहुत कम होता है, मतलब जिसको सिकोड़ कम पाते हैं, तो ठोस। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? अंदर पूरा ठूस ठूस के किसके कण भरा हुआ है? किस में? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो ऑप्शन ए। किस ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाता है? किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। कितनी बार आपको हम बता चुके हैं। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है क्या? गर्मी, वाष्पन होता है तो क्या अगल बगल होता है? गर्मी हो जाता है? नहीं, ठंडक होता है। ठीक है, वायु का दबाव जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? घटता है। वायु, इसके बारे में पढ़ना रहता है कि डिटेल में पढ़ना होगा कि हम ऊपर जाते हैं पहाड़ पे तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, नीचे बढ़ जाता है, ये सब है। लेकिन ये को याद कर लीजिए कि जैसे जैसे वायु का दाब कम होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी घट जाएगा। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस का द्रव में परिवर्तन, गैस से जैसे गरम खौला रहे, गरम खाना पका रहे सब्जी और ऊपर प्लेट पे जम जा रहा है, पानी जम नहीं रहा, जमना यानी सॉलिड हो जाना, वो द्रव से गैस से द्रव में परिवर्तन हो जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे संघनन। ठीक है,
वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? ठोस द्रव में मेल्ट होके हुआ ना, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? ठोस द्रव में परिवर्तित होता है मेल्ट होके, तो मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं द्रवनांक। ठीक है। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो अंतरा आणविक या आणुक बल लिखा, आणविक होता है ऐसे। ठीक है। तीसरा है वह प्रक्रिया जिसे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं? विसरण के कारण। ठीक है। ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है? अच्छा देखिए, सॉरी देखिए यहाँ पे देखिए हमको मिल रहा है गंध पदार्थ नहीं है। ऐसे हम नेट पे सर्च किए तो उसमें गंध पदार्थ लिख रहा था, गंध पदार्थ नहीं है। ठंडा पदार्थ है, ठंडा भी पदार्थ नहीं है। प्रेम भी पदार्थ नहीं है, पदार्थ है ठंडा पे। कौन पदार्थ नहीं है? हवा है, जल है, भोजन है, ये नहीं है। ठीक है, मतलब इस पे टिक करिएगा, सॉरी। फिर आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन हो रहा है, किस अवस्था में, एक मिनट, क्या है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ऊर्जा किस में अधिक हो, किस में इधर से उधर ज़्यादा भागेगा? जिसमें ज़्यादा खुला छोड़ रहे हैं वही ज़्यादा भागेगा, तो गैस के कण दूर रहते हैं इसीलिए ज़्यादा इधर उधर भागते हैं, तो गैस हो गया। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम रहती है? तो उसमें जगह ही नहीं रहेगा तो भागेगा कहाँ? एकदम कॉम्पैक्ट रहता है, ठोस मेज हुआ तो उसमें भागने का जगह ही नहीं है, तो ऊर्जा भी कम रहेगी ठोस में। किस निम्नलिखित में से द्रव में कौन सा अनिश्चित है? द्रव में कौन अनिश्चित है? मतलब द्रव का क्या है? द्रव में आकार निश्चित है कि द्रव्यमान निश्चित है, क्या? तो द्रव्यमान तो सबका होता है, द्रव्यमान ही पदार्थ का गुण है, द्रव्यमान तो सबका होगा ही होगा, और घनत्व भी सबका होगा ही होगा। द्रव्यमान है तो घनत्व होना ही है। अब पता करना है आकार और आयतन में। तो द्रव का आकार अनिश्चित है, ठीक है, पानी में, गिलास में डाले, कटोरा में डाले, सब में बदल जाता है, तो आकार अनिश्चित है, आयतन निश्चित है। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्यों? यह जल से भारी होता है इसलिए। बर्फ और जल का घनत्व तो समान होता है इसलिए। बर्फ जल से हल्की होती है इसलिए। बर्फ का घनत्व तो जल से अधिक होता है, कौन सा? सी। घनत्व अधिक होता है तो डूब नहीं जाता। 100 डिग्री सेल्सियस का कितना मान होता है? अब देखिए 273 से 100 में प्लस कर दीजिए, क्या आ रहा है? 373। ठीक है, 0.1516 माने उस पर कोई वो नहीं करना, 1516 के बराबर होता है, 15 भी लिख सकता है, तो ये 273 होगा। किसी पदार्थ के केल्विन के माप 673.15 है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इसका लिखे, तो क्या करेगा? 673 है ना, देखिए ज़्यादा आपको दिख रहा है ना, देखिए सेल्सियस हमेशा कम रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक मिल जाए वही ठीक है, लेकिन ये जो है केल्विन, तो इसमें क्या करेगा? 273 माइनस कर दीजिए, 0 और ये 4, तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया आपका। ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड ही हुआ ना, हाँ 400 ये हो गया। फिर आ गया आपका सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? वहाँ पे बहुत टेम्परेचर ज़्यादा है प्लाज्मा, इसीलिए उच्च ताप। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? गैस का आयतन गर्म करने पर बढ़ जाता है, दूर तक फैल जाता है ना। गैस को अगर गर्म कर रहे हैं तो पहले इतना ही दूर तक था, अब फैल के बहुत दूर तक हो गया, यानी इसका एरिया और हाइट ये सब बढ़ गया, आयतन बढ़ जाता है। ठीक है। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं जल्दी या देरी से? बारिश के मौसम में जल्दी सूखेगा, देरी से सूखेगा? देरी से सूखेगा। ठीक है। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है? हवादार जगह है, एकदम पूरा हवा बह रहा है, तो वहाँ जल्दी सूखेगा कम सूखेगा? वाष्पन तेजी होगा या कम होगा? तेजी से होगा, वाष्पन का वेग बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। ठोस पदार्थ का द्रव्य से अधिक होता है। ठोस पदार्थ का स्पंदीयता द्रव्य से अधिक होती है। कौन सा सही नहीं है? ये सब में से सही नहीं है कौन सा? कण से बनता है, ये भी सही है। निरंतर गतिशील होता है, ठीक है। ठोस पदार्थ घनत्व द्रव्य से अधिक होता है, ये भी ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहता है मटेरियल। और फिर तो ठोस पदार्थ की स्पंदीयता द्रव से अधिक होता है, ये तो एकदम गलत ही है। ठोस पदार्थ को स्पंदीयता अलग ज़्यादा होगा, ठोस को हम दबा पाएंगे ज़्यादा। स्पंदीयता मतलब जिसको कितना दबा पा रहे हैं।
तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है? ठोस क्या होता है? लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बिना द्रव बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाएगा ठोस, हाँ वो भी हो सकता है। अपरिवर्तित रह सकता है, हाँ वो भी रह सकता है। गिट्टी को हम थोड़ी बढ़ाएंगे थोड़ी ना पिघला पाएंगे। तो तीनों सही है, ठीक है। इसको हाँ जल्दी जल्दी में पहला मत कर दीजिएगा, दूसरा तीसरा भी पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है? ठीक है, आयोडीन, ब्रोमीन, मैग्नीशियम, गंधक। गंधक यानी सल्फर, तो सल्फर का तो नहीं होता, आयोडीन का होता है, ठीक है। नेप्थलीन, एसीटोन के साथ साथ आयोडीन भी याद कर लीजिए। इसमें आपको 50 क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जल वाष्प उपस्थित आकर्षण बल हो गया, जल वाष्प, इसमें लगभग 50+ क्वेश्चन है, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, ऊर्ध्वपातित होता है कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन हम आपको इसका PDF मेरे चैनल पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप इसे सॉल्व कर लीजिए और इसे सॉल्व करने के बाद आप अपने आप को बहुत बेहतर स्थिति में पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये काफ़ी आपको नॉलेज देगा ये, क्योंकि आंसर दिया हुआ है, इसमें आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल ईडू विथ प्रगति उसमें आपको दिया हुआ है। चलिए बने रहिए मेरे चैनल पे, डेली हम एक एक वीडियो लाएंगे। अगला वीडियो जो रहेगा मेरे अगले चैप्टर भी रहेगा, अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन से सॉल्व, फिर उसके साथ ऐसा ही MCQ आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।